दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में आप स्वस्थ और सानंद होंगे। और आइए मैं जो नालंदा विश्वविद्यालय जो चर्चा कर रहे थे, पार्ट 1 में हमने आपको बहुत सारी पॉइंट बताई है। आप उसके आगे के कुछ बिंदुओं पर आप गौर फरमाएं। और अगर आप हमारी पहली वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय पर नहीं देखे हों तो उसे आप पहले देख लें, इसके बाद इसको देखें। और मैं उसके बाद की बात आगे आपसे कर रहा हूं। तो उस और उन बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए आप अगला पॉइंट ये देखें। उस हिसाब से यह 13वां पॉइंट है कि संस्कृत भाषा का उद्भव 5वीं और 6ठी शताब्दी में पाणिनि और अन्य विद्वानों ने के द्वारा किया गया। संस्कृत भाषा, जिसको बहुत पुराना, आदिकालीन, क्या 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 न कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। यानी संस्कृत भाषा कुल मिलाकर के 1400-1500 साल की पुरानी है। यानी इसके पूर्व समस्त भारतीय ग्रंथ पाली, ब्राह्मी या प्राकृतिक भाषा में ही रहे होंगे। फारसी, अरबी या अन्य देशों की भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि भारत के बाहर कहीं भी संस्कृत भाषा के होने और वहाँ के ग्रंथों में या ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं मिला कि किसी भी संस्कृत ग्रंथ का रचना भारत से बाहर हुई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आइए इसका अगला पॉइंट यानी 14वीं पॉइंट, मनुस्मृति का रचना काल आज से 2600 वर्ष पूर्व का है और पुष्यमित्र शुंग का उद्भव भी, दोनों का एक साथ है। लेकिन मनवादी व्यवस्था के पोषक उसके सभी राजा पूर्णतः मनवादी नहीं हो पाए और बौद्ध धम्म नहीं धर्म के रूप में, यानी हीनयान, महायान और वज्रयान के रूप में आगे भी चलते रहे, जिसका प्रमाण नालंदा विश्वविद्यालय रहा। हीनयान, महायान और वज्रयान क्या है, इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। हालांकि तमाम आप बौद्ध मठाधीशों और बौद्धिस्टों से आप पूछें कि आप किस यान के तहत है, तो शायद वो आपको नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे जानते हुए। फिलहाल आइए आगे बात। लेकिन जातीय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में पनपना शुरू हो गई थी और 6वीं शताब्दी से रूढ़ होने लगी, जो 11वीं शताब्दी के बाद कुछ जातियों, महिलाओं को अछूत घोषित की जाने की व्यवस्था भी
मिली, जिसकी कठिन व्यवस्था चित्पावन ब्राह्मणों ने अपने शासनकाल से शुरू की। ये चित्पावन ब्राह्मण क्या हैं, कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो उदाहरण हमें आज अंबेडकरवादी देते हैं कि गले में हड़िया, कमर में झाड़ू, दिन में न निकलने की व्यवस्था, ये जो रही है, मनुस्मृति में तो यही था कि इनका धन छीन लिया जाए, नया कपड़ा न पहनने दिया जाए, जमीन न रखने दिया जाए, इनको पढ़ने न दिया जाए। मनुस्मृति की व्यवस्था तो यही रही। लेकिन चित्पावन ब्राह्मणों ने इनकी महिलाओं और इन्हें अछूत घोषित करके जो महान क्रांतिकारी और महान वीर राजा थे, उनके वंशजों को कमर में झाड़ू, गले में हड़िया बांध दिया, नदी का पानी, कुएं का पानी, झरने का पानी पीने पर प्रतिबंध लगा दिया और दिन में निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिलहाल यह भी एक अलग चर्चा का विषय है। आइए 15वां पॉइंट। सवाल है कि बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में आने का आमंत्रण किन वर्गों ने किया। आप देखिए कि राजा पहले कौन था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पहले से ही वर्ण व्यवस्था स्थापित रही और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऐसे तो तमाम जो आज की पिछड़ी और अछूत जातियां हैं और आदिवासी जातियां हैं, उनके भी राजा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी गणना क्षत्रिय के रूप में नहीं हुई और इनके बीच आपस में लंबा संघर्ष भी होते रहा एक दूसरे से। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बाहरी आक्रमणकारियों को आखिर किसने बुलाया, किसने प्रवेश दिया और भारत के बॉर्डरों पर किसका शासन था, उन्होंने रोका या स्वेच्छा से आने दिया, यह आपको सोचने की जरूरत है। और इतिहास गवाह है कि इसमें सवर्ण जातियां बेहतर भूमिका अदा की। 16वां पॉइंट। काबिले गौर है कि जहां यश होना है वहां ब्राह्मण आगे हाजिर हो जाता है और जहां अपयश का भय होता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण वर्ण अन्य वर्णों से कराता है या कांटे से कांटा निकालने का फार्मूला अपनाता है। यह आज भी आपको देखने को मिलेगा। तमाम ऐतिहासिक इसके उदाहरण मौजूद हैं। आज भी आप देखेंगे कि अगर उन पे संकट आया, अगर उसे निपटने में कामयाब नहीं हैं, तो किसी दूसरे को अपने अपमानित करने वाले या अपने दुश्मन को उससे भिड़ा देंगे। ये आज भी। लेकिन यश लेने की जब बात आएगी तो वो स्वयं आगे आ जाएंगे। ये दो प्रकृति आप खूब देखेंगे। आइए अगला पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया या ब्राह्मणों ने। यह ज्वलंत प्रश्न एक लंबे बहस के रूप में लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री की उद्घाटन के बाद तो और तेज हुआ। यह एक ज्वलंत प्रश्न है और पक्ष विपक्ष में हजारों वीडियो सामने आए।
देखने में तो यही लगता है कि बख्तियार खिलजी ने ही जलाया, लेकिन बौद्ध विद्वानों की राय में ब्राह्मणों ने नष्ट कराया या किया, उनके भी पुष्ट तर्क। यह भी एक बहस का विषय है जिस पर फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। आखिर अंतिम पॉइंट पे आ रहा हूं इस दूसरे वीडियो में कि आखिर साकेत बौद्ध विहार जो अयोध्या में था वह कहां गया। किसी ने खोज नहीं ली। साकेत बौद्ध विहार, आप जानते हैं कि अयोध्या को साकेत भी कहा जाता है। साक्ष्य मिटाने के लिए ही उसकी खुदाई पूर्णतः नहीं कराई गई और सुंदरीकरण या पर्यटन के नाम पर आज तमाम उसका कायापलट कर दिया गया है, ताकि साकेत नगर या साकेत बौद्ध विहार की कोई भी पहचान वहां न रह पाए, भविष्य में न कोई इस पर उंगली उठाए। फिलहाल आगे का जो बात है, मैं चाहूंगा कि जो बहस शेष रह गई है वह बहस यह है कि इन 3000 सालों में क्या ऐसी परिस्थितियां रही है कि जिसमें बौद्ध विहारों, बौद्ध मठों और बौद्ध स्तूपों पर यह तथाकथित हिंदूवादी व्यवस्था के पोषकों ने अपनी क्या भूमिका अदा की और क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया, जबकि आप महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित करते हैं। अब मैं आगे की बात नालंदा विश्वविद्यालय पर को जोड़ते हुए, इसकी बात आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वीडियो में कहूँगा, और आप निश्चित तौर से आप तीसरे वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, ताकि इस विषय में आप पूरी तरीके से सोच सकें कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया या ब्राह्मणों ने किया। आपने गौर से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर स्वामी।